हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे प्रमेय के बारे में, जो कि वृत्त से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, जिन्हें सवाल को हल करने के लिए ये प्रमेय को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आप लोग वृत्त से संबंधित प्रमेय के बारे में पढ़ सकेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है दोस्तों, पहले प्रमेय में लिखा है, प्रमेय मतलब होता है किसी चीज़ का सिद्धांत, थियरी, है ना। तो इस प्रमेय में, पहले प्रमेय में कहा गया है कि समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। मतलब समतल पे अगर कोई दो बिंदु स्थित हो, समतल पे कोई दो बिंदु स्थित हो तो इससे अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। मतलब इससे अगर हम वृत्त खींचे, ऐसे मतलब ऐसे दोस्तों, समतल पे स्थित, देखिए ऐसे, मतलब ये इस बिंदु से होके अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये हमारी पहली प्रमेय कहती है। अगर समतल है कोई चीज़, जैसे बोर्ड है, इस पे कोई दो बिंदु हम ले लें, कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, तो उन बिंदुओं से होके अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक दूसरी प्रमेय है, उसमें कहता है समतल पर स्थित किन्हीं तीन बिंदुओं, समतल पर स्थित किन्हीं तीन बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं। सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि वो तीनों बिंदु एक रेखा में न हो, संरेखीय न हो, जो कि सरल रेखा में न हो। जैसे अगर मैं तीन बिंदु ले लूँ, एक यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, तो इन तीन बिंदुओं से अगर हमें वृत्त खींचना है दोस्तों, तो इससे हम सिर्फ एक ही वृत्त खींच सकते हैं। अगर ये तीन बिंदु हमने ले लिया, तो अगर जो कि समतल रेखा पे न है, तो इनसे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है। चाहे कैसे भी हो वो बिंदु, है ना, इनसे सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है और कोई दूसरा नहीं। ठीक है। तो और आइए, और भी कुछ प्रमेय हैं, उनको भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, दो प्रमेय हम लोग तो सीख लिए, बाकी सब प्रमेयों को यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। इसमें तीसरी प्रमेय कहती है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या उसी बिंदु पर लंब होती है। समझेंगे। जैसे एक वृत्त है, तीसरा प्रमेय की मैं बात कर रहा हूँ। एक वृत्त है, ठीक है, बोल रहा है किसी वृत्त के परिधि पर स्थित। आप जानते हैं जो वृत्त की लंबाई होती है, यही वृत्त की परिधि होती है। या कह सकते हैं जो निश्चित बिंदु के चारों तरफ जो बिंदुओं का पथ होता है, जो समान दूरी पे होना चाहिए, वही वृत्त की परिधि होती है। तो इस वृत्त की परिधि पर अगर कहीं हम बिंदु ले लेते हैं, यहाँ कहीं भी, मान लीजिए हम यहाँ बिंदु ले लिए, एक बिंदु ले लेते हैं, और इस बिंदु से अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस बिंदु से हम कोई अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इसी बिंदु पर अगर केंद्र से अगर त्रिज्या हम खींच दें, तो ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पे लंब होती है, समकोण का बनाएगी। ठीक है। देखिए यही लिखा है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या, उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या, या इसी बिंदु से अगर हम त्रिज्या खींच दें, तो जो त्रिज्या हम खींचते हैं वो उसी बिंदु पर लंब होती है। इस बिंदु पर क्या होती है? ये लंब होती है। मतलब अगर कोई वृत्त पे हम परिधि पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो इस स्पर्श रेखा से अगर हम त्रिज्या देख लें, त्रिज्या को हम ले लें, केंद्र से मिला दें, स्पर्श रेखा वाले बिंदु को केंद्र से मिला दें,
तो ये जो त्रिज्या होती है ना, इसी बिंदु पर, ये जो बिंदु था इस पर ये लंब होती है, और लंब होने का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है। फिर चौथा प्रमेय कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। समझिएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये वृत्त है, वृत्त है। लिखा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। देखिए जीवा क्या होती है, अगर आप त्रिभुज के बारे में स्टार्टिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने जीवा, परिधि, व्यास, त्रिज्या, त्रिज्यखंड, चाप क्या होता है, ये जितनी चीज़ें होती है सब चीज़ों पे मैंने चर्चा की है। ठीक है। तो यहाँ आप समझेंगे किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। जीवा क्या होती है, जीवा ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को दो भागों में बांट देती है। जैसे एक जीवा हम खींच दिए तो ये वृत्त को दो भागों में बांट दी। अगर हम ऐसे यही जीवा बीच से खींच देते तो वह व्यास हो जाती, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास होता है। ठीक है। ऐसे हमने खींचा, ऐसे भी हमने बताया था, ऊपर वाला हो गया दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाला लघु वृत्तखंड। तो जैसे कोई जीवा अगर है, कोई भी जीवा हो, तो इस जीवा पर अगर हम केंद्र से लंब डाल दें, ऐसे लंब डालेंगे, तो ये हमारी प्रमेय कहती है ना कि किसी वृत्त में स्थित किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जो जीवा है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो जाते हैं। जैसे अगर पूरे जीवा की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर रही होगी तो ये 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों क्या करता है, कभी कभी दे देता है सवाल में कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई मान लीजिए दे दिया 4 है, ठीक, और इसकी लंबाई पूरा जीवा की दे दिया मान लीजिए कि 6 है, तो बोलेगा कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक का। तो आप जानते हैं ये लंब जो ये वाली प्रमेय हम लगाते हैं वो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये वृत्त है, इसमें केंद्र से कोई भी एक जीवा हो, इस पे डाला गया जो लंब डाला गया है ये जीवा को समद्विभाजित करता है। तो दे देता है कभी कभी कि जो जीवा की, जो ये जीवा पे डाला गया लंब है ना, इसकी दूरी है 4 सेंटीमीटर। जो ये आपका ये जीवा है अगर 6 सेंटीमीटर की, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। त्रिज्या मतलब यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ पे ये रूल, ये प्रमेय काम करती है कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है वो जीवा को जब समद्विभाजित करेगा तो अगर ये 6 का है तो इसको 3 बना देगा, इसको भी 3 बना देगा, ये 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ से अब चूंकि ये समकोण की तरह ये बन रहा है ना, क्योंकि इस पे लंब है, लंब होने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 डिग्री कोण बनाएगा तो यहाँ पे अब ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज का आप नियम जानते हैं कि कोण का स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से 3 का वर्ग 4 का वर्ग करके जोड़ेंगे, 4 चौको 16, 3 त्रिके 9, 16 9 25, यानी 25 का मतलब ये 5 निकल के आएगा। यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी रही होगी, 5। तो इसके लिए ये प्रमेय बहुत ही काम करती है। ऐसे ही 5वां दिया है, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। देखिए एक कोई वृत्त है, इसमें जो जीवाएं हैं अगर जीवाओं की लंबाई बराबर है, ठीक है, जैसे ये केंद्र है वृत्त का, अगर कोई जीवा मान लीजिए हम लिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी ले लिए 5 सेंटीमीटर, ये तो बड़ी हो गई। यहाँ भी अगर हम ले लिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी ले लिए 5, यहाँ भी ले लिए 5, ऐसे भी ले लिए 5। तो अगर हम 5-5 सेंटीमीटर की जीवा ले लें, हमने क्या बोला कि किसी वृत्त के अंदर स्थित जो जीवाएं होती हैं अगर वो समान हैं, अगर वो बराबर बराबर माप की हैं, तो ये केंद्र से बराबर दूरी बनाएगी। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ये जो केंद्र से दूरी बनाएगी ना, ये समान बनाएगी। जैसे इस केंद्र से अगर इस जीवा की दूरी अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की,
और इसी जीवा के बराबर हम कहीं भी जीवा ले लें, कहीं भी खींच दें इस वृत्त के अंदर, तो हर जगह इस केंद्र से अगर ये जीवाओं की माप जो है समान है, तो ये जो दूरी केंद्र से होगी वो भी समान होगी। ठीक है, वो भी क्या होगी, समान होगी। और आप ये भी जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, अनंत जीवाएं, अनंत त्रिज्याएं, है ना, अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। अब देखिए छठी प्रमेय क्या कहती है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। समझिएगा, किसी चाप द्वारा वृत्त पर बनाए गए कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। अब कोई चाप लेके हम नीचे, मान लीजिए कोई चाप यहाँ से ऐसे हम मारे, यहाँ से अगर कोई हम कोण बनाए, ठीक है, तो किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण के का दोगुना होता है। शेष चाप कौन बचा, अगर हम ये वाला चाप ले लें यहाँ से यहाँ तक, समझिएगा, किसी वृत्त के केंद्र से एक किसी चाप पे बनाया गया केंद्र पर जो कोण होता है, ये कोण होता है, शेष चाप पर, शेष मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चाप बचा, शेष चाप पर अगर यहाँ इस पे भी हम कोण बनाए, ऐसे ऐसे बना दें, तो शेष चाप पे बनाए गए कोण का दोगुना होता है। मतलब अगर ये 30 का होगा तो ये 60 अंश का होगा। समझ पाए आप, लिखा है देखिए, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप द्वारा शेष चाप पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। जो ये शेष चाप बचा यहाँ से यहाँ तक का, इस चाप पे अगर यहाँ मतलब इसी चाप पर के बिंदुओं से अगर हम एक कोण बना दें ऊपर मिलाता हुआ, अगर एक कोण बनाएंगे तो ये जो कोण होगा ये हमेशा इस केंद्र वाले का आधा होगा, और जो केंद्र वाला चाप हो, ये केंद्र वाला जो चाप ये वाला था, केंद्र वाला जो कोण है ये इस बाहरी चाप वाले कोण से ये दोगुना होगा। समझिएगा, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा। ये प्रमेय का नियम है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें देता है कि वृत्त के अंदर एक चाप पे वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण अगर 90 अंश का है, 90 अंश का है, तो उसके शेष चाप पर बने कोण का मान बताइए। तो अगर आप प्रमेय जानते हैं तो लिख देंगे कि अगर ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 कह रहे हैं 45 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, अगर ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 120 है तो 60 हो जाएगा, है ना, अगर ये 100 अंश का है तो 50। मतलब ये जितना होगा इसका ये आधा होगा, और ये ऊपर वाला अगर कोण दे दिया तो ये वाला केंद्र पे बना हुआ कोण इसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जैसे समझिएगा, एक वृत्त है, इसमें हमने कोई खंड, इसका वृत्तखंड बना दिया, 2 वृत्तखंड हो गए। अब इसमें जो भी हम कोण खींचेंगे इन 2 रेखाओं से, जैसे यहाँ से खींचें, ठीक, यही कोण हम इधर से भी खींच दें, यही कोण हम इधर से भी खींच दें, तो ये जो कोण होंगे ना, एक वृत्तखंड के अंदर जो भी कोण होंगे उनका मान जो होगा जब आप जोड़ेंगे ना तो बराबर होते हैं। ठीक है, वही लिखा है कि एक ही वृत्तखंड के अंदर जो बने कोण होते हैं ना, देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ही दिया है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखिएगा, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त आप जानते हैं, अर्धवृत्त लिखा है दोस्तों कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त आप समझते हैं, आप जानते हैं, वृत्त का जो आधा भाग होता है अर्धवृत्त, और वृत्त को अर्धवृत्त बनाने में किसका योगदान होता है, आप कहते हैं व्यास का। जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांट देता है, चाहे 2 बराबर भागों में बांट देता है। व्यास वही होता है जो किसी वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को केंद्र से मिलाते हुए लेके जाता है। जैसे एक वृत्त मैं लूं, तो
तो इसमें लिखा है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण। अगर अर्धवृत्त का मतलब इसमें एक व्यास खींच दूं, ये दो अर्धवृत्त हो गए, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो जो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है दोस्तों, अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो हमेशा समकोण होता है। जैसे यहाँ से ऐसे हम इसको मिला दें, ऐसे मिला दें, तो ये जो कोण बनेगा दोस्तों ये क्या होगा, समकोण होगा। कभी भी अर्धवृत्त के अंदर जो बना हुआ कोण होता है, अगर यहाँ से भी हम मिला दें, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। देखिए ऐसे, ये भी अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। तो जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त के अंदर जो बना कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। ठीक, फिर लिखा है दीर्घ वृत्त खंड का कोण न्यून कोण होता है। देखिए दीर्घ वृत्त खंड, ये कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, इसको दो बराबर भागों में हम बांट दिए। कैसे, दो बराबर नहीं, अलग अलग भागों में बांट दिए जीवा के कारण। एक हमने जीवा खींची और एक बन गया दीर्घ वृत्तखंड और एक बन गया लघु वृत्तखंड, माने छोटा वृत्तखंड। तो बोला है जो दीर्घ वृत्तखंड होता है इसके क्यों कोण न्यून कोण होते हैं। इसमें अगर हम कोई कोण खींचेंगे ऐसे ना तो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, 90 अंश से कम। तो इसमें हम कोई कोण जब बनाते हैं तो ये 90 अंश से हमेशा कम ही रहेगा, न्यून कोण रहेगा। इसी तरह अगली जो प्रमेय कहती है कि किसी लघु वृत्तखंड में, लघु मतलब छोटा वाला, इस छोटे वाले में जब भी हम कोई कोण बनाएंगे इस लघु वाले में तो ये हमेशा क्या होगा, अधिक कोण होगा। जैसे यहाँ से हमने बनाया, यहाँ से बनाया, ये हमेशा 90 अंश से अधिक होगा, 90 अंश से अधिक होगा। देखिए 90 अंश से छोटा जो होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण, 90 अंश वाले को समकोण और 90 अंश से अधिक वाले को अधिक कोण, और 180 अंश से जो अधिक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, बृहद कोण, है ना। ऐसे लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है। जो लघु वृत्तखंड है इसमें जो कोण बनता है वो अधिक कोण होता है। तो ये रहा दोस्तों वृत्त संबंधी महत्वपूर्ण कई सारी प्रमेय। इन्हीं प्रमेयों के सहायता से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं और इन मतलब ना, ठीक है, इन प्रमेयों का बहुत ही योगदान है वृत्त के सवाल को हल करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।